नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के वेबिनार में। ये वेबिनार जो है वो फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7 के ऊपर हो रहा है। लेकिन ये है ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कैसे टैक्स डिडक्टर अपने रिटर्न को फाइल करेंगे, ये उसके बारे में है। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर हूँ 1995 बैच का। और मैं आउटरीच और कैपेबिलिटी बिल्डिंग देखता हूँ GSTN में। और ये वेबिनार की शुरुआत मैं करता हूँ। आई विल बिगिन। इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ कुछ एक्नॉलेजमेंट के साथ। मैं अपनी GSTN टीम को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली रेखा ततावत, सतेश्वरन, पंकज अरोरा, जिनकी सहायता से ये मैं PPT बना पाया और ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर पाया। इसके साथ ही साथ मैं जगमाल सिंह जो हमारे साथ टैक्स ऑफिशियल हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी GSTN की टेक्निकल सपोर्ट टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुनीश के द्वारा लेड टीम है जिसके द्वारा ये वेबिनार टेक्निकली हमें सपोर्ट मिला। इसके साथ ही साथ मैं NEGD टीम में शिलाऊ राव का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसकी सहायता से हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सके। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के वेबिनार में या क्या कवर होगा। तो सबसे पहले हम GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी का ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करना है और इनेबल कैसे करना है। फिर हम देखेंगे कि मास्टर डाटा ऑफ सप्लायर्स कैसे बनाया जा सकता है। और अगर आप देखेंगे टेबल 3 और टेबल 4 में डाटा की एंट्री करनी है तो वो हम देखेंगे कि वो एंट्री कैसे करनी है। फिर हम देखेंगे कि जेसॉन फाइल कैसे अपलोड होती है और उसको जनरेट कैसे किया जाता है। और अगर मान लीजिए हमने कुछ डाटा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो उसको मैं रिव्यू के लिए कैसे डाउनलोड करूंगा वो हम देखेंगे। मान लीजिए कुछ एरर आती है तो हम देखेंगे कि कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है। और ये भी देखेंगे कि रिटर्न को कैसे प्रीव्यू किया जा सकता है। फिर हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। बहुत कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपने वेबिनार में कवर कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या जो बच गए हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी का एक ओवरव्यू। तो आपको TDS रिटर्न के बारे में पता होगा कि जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हैं उनको TDS रिटर्न फाइल करना है हर महीने। तो वो रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, तो इस स्लाइड में आपको उसके स्टेप्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अपना फाइनेंशियल ईयर और पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर आप प्रिपेयर ऑनलाइन बटन दबाएंगे। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स को टेबल 3 में भरेंगे और टेबल 4 में भरेंगे। फिर आप उसको प्रीव्यू करेंगे और फाइल करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे और चालान की जरूरत जनरेट करने की जरूरत होगी तो वो आप करेंगे। फिर आप उसको फाइल कर सकते हैं या तो EBC के द्वारा या DSC के द्वारा। और उसके बाद आप अपनी डेबिट एंट्रीज को व्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है ये ऑनलाइन प्रोसेस है, मतलब जब आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब हम ऑफलाइन यूटिलिटी की बात कर रहे हैं जिसका ओवरव्यू हम लोग आज लेने वाले हैं, तो उसमें आप केवल दो काम जो है वो GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी से कर सकते हैं। पहला काम की डिटेल्स आप टेबल 3 में भर दें और अमेंडमेंट डिटेल्स जो है टेबल 4 में भर दें और इस डाटा को आप ऑनलाइन अपलोड कर दें। तो आज का वेबिनार जो है इन सारे प्रोसेस के बजाय केवल दो प्रोसेस पे केंद्रित रहेगा कि टेबल 3 में इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है, टेबल 4 में इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है और उसको अपलोड कैसे करना है। तो GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी होती क्या है? वो एक एक्सेल बेस्ड टूल है कि मतलब जिसमें एक एक्सेल की टूल मिलता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको रिटर्न क्रिएशन में हेल्प मिलेगी। आप उसको ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। आपने टूल को डाउनलोड कर लिया और अपनी इंफॉर्मेशन ऑफलाइन मोड में आप उसको भर सकते हैं। और इसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जिसमें कि TDS लग रहा है उसकी टेबल 3 भरनी हो और टेबल 4 भरनी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन टूल का टेबल 3 और टेबल 4 को भरने में। टेबल 3 में ध्यान रखना है कि उन उन संख्याओं को भरना है जो कि करंट महीने की है। अगर मान लीजिए मैं अक्टूबर 2018 के महीने का रिटर्न भर रहा हूं तो मैं टेबल 3 में अक्टूबर 2018 का डिटेल्स भरूंगा। और अगर मान लीजिए मैंने पहले कोई अमेंडमेंट किया हुआ है, कोई डिटेल भरी हुई है या किसी मेरे बायर ने किसी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया है तो उसका अमेंडमेंट मैं टेबल 4 में करूंगा। मतलब टेबल 3 में मैं करंट महीने की इंफॉर्मेशन को डालता हूँ
और टेबल 4 में मैं उन इंफॉर्मेशन को डालता हूँ जो मेरे प्रीवियस महीने की थी, पहले के महीने की थी, और इसके बाद उसको अपलोड करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाएं। तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें लॉग इन करें, आपने केवल www.gst.gov.in को क्लिक किया, उसके बाद आप डाउनलोड सेक्शन में जाएं। डाउनलोड में आपको एक ऑफलाइन टूल्स नजर आएंगे। यहाँ पे इस ऑफलाइन टूल्स के अंदर में आप GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और ये यूटिलिटी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि वेरियस यूटिलिटीज दी गई हैं जिनका ऑफलाइन वर्जन अवेलेबल है। तो चूंकि GSTR 7 का के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, तो GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी को हम क्लिक करेंगे और उसके बाद वो यूटिलिटी हमारी डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और यहाँ पे एक डाउनलोड बटन आता है। तो आप यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का वर्जन या उससे बड़ा वर्जन होना चाहिए, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 से बड़ा होना चाहिए, या तो विंडोज 7 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो जब हमने इसमें डाउनलोड ऑफलाइन टूल में GSTR 7 ऑफलाइन यूटिलिटी को क्लिक किया, उसके बाद हमारा ये पेज खुल जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। आप इसका ख्याल रखिएगा कि इसका वर्जन जरूर नोट करिए। आपको जब भी इसमें काम करना है तो आपको लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि आप पुराने वर्जन का इस्तेमाल करें, आपको लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक किया। जैसे ही आपने उसको डाउनलोड को क्लिक किया तो आपसे एक सवाल पूछता है कि क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो चूंकि हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसको प्रोसीड बटन दबाएंगे। प्रोसीड को दबाने पे अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे में ये हमारी यूटिलिटी डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है। तो ये यूटिलिटी हमारी डाउनलोड होनी शुरू हो गई, और जब हम ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे तो हमारी यूटिलिटी यहाँ पे खुल जाएगी। तो उसके बाद आप फाइल के अंदर जाएंगे तो एक एक्सेल फाइल आपको नजर आएगी, उसको आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आपने उसको ओपन किया तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हो गई और आपके पास ये यूटिलिटी आ गई आपके कंप्यूटर में। आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ डाउनलोड हो रहा है, वहां पे जाके आपको देखना है। डाउनलोड सेक्शन में नॉर्मली वो डाउनलोड होती है। उसके बाद जैसे ही आपने उसमें एक्सेल यूटिलिटी को ओपन किया तो आपका ये खुल जाता है। इसमें आपको एनेबल एडिटिंग वर्जन को बटन को क्लिक करना है। मतलब ये हुआ कि इससे आप इस यूटिलिटी में काम कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक एक्सेल की फाइल है जो कि आपके सामने प्राप्त होती है। इसमें आप देखें कि इसका वर्जन यहाँ पे नजर आता है। आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके ही अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी को भरें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ मेन बटन दिए गए हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है, आप उनको अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले तो आप देखें कि इसके वेरियस टैब्स हैं। एक तो रीड मी टैब है यहाँ पे, एक होम का टैब है, एक 3 TDS टैब है, एक 4 MN टैब है और एक सप्लायर्स मास्टर का टैब है। तो ये वेरियस टैब्स हैं। तो इस टैब्स में सबसे पहले आप होम का टैब खुलता है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड होता है। तो और एक होता है ओपन डाउनलोड जैसा GSTR 7 जेसॉन फाइल, और एक होता है ओपन डाउनलोडेड एरर जेसॉन फाइल। तो इस हर एक का अलग अलग बटन का अलग अलग इस्तेमाल है। अगर हमने सारी इंफॉर्मेशन अपनी भर दी है तो हम जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इंफॉर्मेशन को अपलोड कर ली है और उसको मैं डाउनलोड करके फिर से देखना चाहता हूं तो मैं ओपन डाउनलोड GSTR 7 जेसॉन फाइल का इस्तेमाल करूंगा। अगर मान लीजिए कि हमने जब डाटा को अपलोड किया उसमें कुछ गलतियां निकल आ गई और उसको अगर मैंने डाउनलोड किया, तो मैं यहाँ पे ओपन डाउनलोडेड एरर जेसन फाइल का इस बटन का इस्तेमाल करके उस फाइल को इस यूटिलिटी में खोलूंगा। मतलब ये तो हुआ, ये एक एक्सेल यूटिलिटी हुई। एक एक्सेल यूटिलिटी से जेसॉन फाइल बनेगी जिसको मैं अपलोड करूंगा। वो फाइल कैसे होगी वो मैं आगे देखूंगा। और जब मैं डाउनलोड करूंगा तो उस फाइल को जेसॉन फाइल के रूप में डाउनलोड करूंगा और इस बटन के द्वारा यहाँ पे खोल सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि उसमें कुछ एरर थी तो मैं जेसॉन फाइल को डाउनलोड करूंगा और इस बटन के द्वारा मैं उसको खोल सकता हूँ। तब हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया, उसको ओपन किया तो एनेबल एडिटिंग हमें दबाना पड़ा। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एनेबल कंटेंट भी पूछता है, तो हम इसको एनेबल कंटेंट को दबा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले मुझे रीड मी सेक्शन में जाना है। अगर आप देखें हम पहले होम सेक्शन में थे, अब हम रीड मी सेक्शन में आते हैं। इसमें आपको देखना पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या यूटिलिटीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
ताकि आप आगे भरना चाहें तो आपको सरलता होगी। वरना अगर आप वैसे करेंगे, बिना पढ़े जाएंगे, तो आपको बाद में मुश्किलों को, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद क्या होता है कि आप रीडमी सेक्शन को पढ़ने के बाद आप होम पे आइए। होम पे आपको अपना जीएसटीआईएन नंबर डालना है, मतलब जो भी आपका जीएसटीआईएन नंबर है उसको आप यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे। फिर आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, मतलब किस फाइनेंशियल ईयर का आप अपना रिटर्न तैयार कर रहे हैं। रिटर्न में आप ख्याल रखिए कि हम सेक्शन केवल 3 और 4 इसके द्वारा तैयार करते हैं, बाकी सारे काम आपको याद होगा हम पोर्टल पे जाके ही करते हैं। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि किस पीरियड का आप टैक्स पीरियड भरना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने जून को सेलेक्ट किया हुआ है, तो जून महीने का हम ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके, इस यूटिलिटी का इस्तेमाल करके जून पीरियड के डाटा को हम अपलोड करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जीएसटीआईएन डालना है जो कि मेरा अपना खुद का जीएसटीआईएन है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होता है, हम अपने मास्टर्स सप्लायर्स के उसमें शीट में जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा सप्लायर्स मास्टर का टैब ये वाला है, तो हमें यहाँ पे आके इसको क्लिक करना है, सप्लायर्स मास्टर टैब। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शीट हमारे सामने खुल जाती है। इस शीट में क्या है कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे 25 सप्लायर हैं, उनका डाटा मुझे एक बार केवल भरने की जरूरत पड़ती है। तो क्या भरना है, यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको जीएसटीआईएन और डिडक्टी डालना है, मतलब जिसका आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो डिडक्टी आपका सप्लायर है। उसका कोई लीगल नेम हो तो आप उसको डाल सकते हैं, उसका कोई ट्रेड नेम है तो आप उसको डाल सकते हैं। फिर आपको एक्शन डालना है। जब आप पहली बार भर रहे हैं तो नेचुरली आप उसको एडिट करना चाहेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये डाटा मैंने भरा हुआ था, ये गलत भर दिया, ये गलत हो गया, तो मैं उसको, यहाँ पे एक्शन कॉलम आता है, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन के द्वारा उस पूरी लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये डाटा जो है अपलोड नहीं होता, लेकिन ये इसका पर्पस ये है कि जब मैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4 भरूंगा तब मुझे बहुत ही आसानी होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जीएसटीआईएन और डिडक्टी डालना है, मतलब कि जिसका मैं टैक्स काट रहा हूँ उसका लीगल नेम, ट्रेड नेम डालना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, वैलिडेट शीट बटन, ये जो बटन है इस बटन को मुझे दबाना है। इस बटन को दबाते ही वो ये जो शीट है ये वैलिडेट की जाएगी, देखा जाएगा कि इसमें सब सही है कि नहीं। तो इसमें क्या देखा जाता है कि ये जीएसटीआईएन का स्ट्रक्चर है वो आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। तो जैसे एक स्ट्रक्चर है कि आप 10वां डिजिट ये होगा, 12वां डिजिट ये होगा, तो वो स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे वैलिडेट करते हैं ताकि यहाँ पे कोई गलती ना हो। तो अगर कोई एरर नहीं होता तो ये मैसेज आता है नो एरर्स फाउंड, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं टेबल 3 और टेबल 4 में मुझे इंफॉर्मेशन भरनी है, तो वो मैं कैसे भरूंगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर आप देखें कि हम पहले होम में आए थे, फिर हम रीड में जाके हमने डाटा देखा, और उसके बाद हम लोग सप्लायर्स मास्टर में जाके अपना डाटा को अपने जीएसटीआईएन को डाल दिया जो मेरे सप्लायर थे। अब हम 3 TDS में आ गए हैं, और जिस महीने का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोग जून के महीने का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम जून की टीडीएस की डिटेल भरेंगे। मतलब जून के महीने में जो मैंने टीडीएस काटी हैं उन सारी डिटेल्स को मैं यहाँ पे भरूंगा। तो सबसे पहले मुझे जीएसटीआईएन और डिडक्टी डालना है। तो अगर आप देखें, अगर मैंने सप्लायर मास्टर टैब में भरा हुआ है तो वो एक ड्रॉप डाउन के रूप में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, जिस व्यक्ति का मैंने रिटर्न, जिसका मैंने टैक्स काटा है, जिसकी एंट्री मुझे करनी है, वो मुझे यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अगले कॉलम में मुझे अमाउंट पेड टू डिडक्टी डालना है जिसमें टैक्स डिडक्ट हुआ है। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स डिडक्ट हुआ है, सेंट्रल टैक्स डिडक्ट हुआ है या स्टेट टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये मैं डालूंगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक्शन है, तो एक्शन दो होते हैं, या तो मैं उसको ऐड करता हूँ या मैं उसको डिलीट करता हूँ। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो जो भी डाटा है वो वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, और मान लीजिए मैं डिलीट करूंगा तो वो जो भी डाटा है वो जाके वहां पे डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसका मुझे ख्याल रखना है कि दोनों में से एक हमें डालना है। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखना है आपको कि एक जीएसटीआईएन से संबंधित आपको एक ही एंट्री करनी है। मतलब ये है कि मैं 2 जीएसटीआईएन को एक साथ एंट्री नहीं कर सकता। एक जीएसटीआईएन की मुझे एक ही एंट्री देनी है, एक कंसोलिडेटेड एंट्री मुझे उस महीने की देनी है। अगर मान लीजिए मैंने 2 एंट्री दी तो शीट फेल हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मुझे ख्याल रखना है कि रो नंबर 5 भरने के बाद रो 6 मुझे ब्लैंक नहीं रखना है। अगर मैंने रो 6 ब्लैंक रख दी, रो 7 को मैंने भर दिया, तो रो 6 के बाद का जितना डाटा है वो अपलोड नहीं होगा। तो मुझे कोई भी रो खाली नहीं रखनी है।
हमें 5 के बाद छठी रो भरनी है, छठी के बाद 7वीं रो भरनी है, 7वीं के बाद 8वीं रो भरनी है। मतलब ये रोज को कोई खाली हमें नहीं छोड़ना है, वरना वो कंसिडर, उस रो के बाद का कोई भी डाटा कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक शीट वैलिडेशन एरर आ रहा है। तो जैसे ही मैंने डाटा भरा, एक जीएसटीआईएन का पूरा एक कंसोलिडेटेड डाटा एक रो में भरा और वैलिडेट शीट बटन दिया, तो ये शीट को वैलिडेट करता है सिस्टम। वो ये देखता है कि ये पूरा टैक्स जो है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का पूरा सम जो है वो अमाउंट पेड का 2% होना चाहिए, 2% के बराबर। अगर 2% से कम होता है तो वो एक एरर दे देगा वैलिडेट शीट बटन पे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीएसटीआई शीट नंबर गलत दे दिया, तब भी वो वैलिडेट शीट में वो गलती दिखा देगा। अगर मैंने यहाँ पे सही दिया हुआ है, जैसे इनेबल्ड सप्लायर्स मास्टर ड्रॉप डाउन है जिसको मैंने क्लिक किया हुआ है, तो जब मैं इसमें डाटा भरने जाऊंगा तो वो सप्लायर मास्टर से वो जीएसटीआईएन मुझे दिखा देगा और उसके बेसिस पे मैं यहाँ इंटर कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे डायरेक्टली एंटर करनी है, मुझे सप्लायर मास्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो वो डिसेबल सप्लायर मास्टर ड्रॉप डाउन हो जाएगा और मैं डायरेक्टली एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस बात का मुझे ख्याल रखना है कि अगर मैंने सप्लायर मास्टर बनाया हुआ है तो एनेबल सप्लायर मास्टर ड्रॉप डाउन एनेबल होना चाहिए, वरना ये डिसेबल होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जो अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट, इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट टैक्स, ये इस कॉलम के अमाउंट का 2% होना चाहिए। ये जीएसटीआईएन वैलिड होना चाहिए। सप्लायर मास्टर से अगर हम बनना चाहते हैं तो ये बटन एनेबल होना चाहिए, वरना ये डिसेबल होगा। और एक जीएसटीआईएन की मुझे एक कंसोलिडेटेड एंट्री करनी है और एक्शन मेरा ये ऐड हो सकता है या डिलीट हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने ऐड या डिलीट किया तो ऐड करने पे वो डाटा वहां पे जाके पोर्टल पे ऐड हो जाएगा, डिलीट करने पे वो डाटा पोर्टल पे जाके डिलीट हो जाएगा। तो इसका मुझे ध्यान रखना है। तो ये पूरी चीज जो हमने अभी देखी वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि कॉलम बी में आपको डिडक्टी का डालना है, एनेबल सप्लायर मास्टर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, डिसेबल सप्लायर मास्टर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ख्याल रखना है कि 2% का टैक्स हो और ऐड और डिलीट बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले दे दिया। तो हमने जैसे ही वैलिडेट शीट बटन किया तो एक एरर आ गई। तो एरर क्या आ रही है कि जो हमारा यहाँ पे एरर भी दिखा देता है कि क्या एरर है और वो मैं एरर को यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो रेड कॉलम में शीट है उसकी एरर हो रही है। आप देखिए यहाँ पे मैंने 4,000 रुपये इसका अमाउंट पे किया और इंटीग्रेटेड टैक्स 2,000 रुपये दिखा दिया है, जो कि गलत है। तो मुझे ये सारे डाटा को करेक्ट करना पड़ेगा और करेक्ट करने के बाद मुझे फिर से शीट को वैलिडेट करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे सारा अमाउंट 4,000 है और सारा इंटीग्रेटेड टैक्स मैंने 2,000 दिखा दिया, जबकि केवल 2% होना चाहिए था। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक्शन जो है ऐड चुना हुआ है, कोई भी एक्शन डिलीट का अभी नहीं है। और यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि एरर क्या आई है। तो इन एरर्स को मैं ठीक करूंगा। एरर ठीक करने के बाद मैं वैलिडेट शीट बटन को फिर से क्लिक करूंगा। तो मैंने ठीक कर दिया। आप देखें यहाँ पे अमाउंट को मैंने यहाँ पे ठीक किया, 80 रुपये बनता है 2% टैक्स, और तो 4,000 का 80 रुपये। और यहाँ पे अगला आप रो नंबर 6 देखें तो 4,000 अमाउंट के ऊपर 20 IGST का अमाउंट है, 30 सेंट्रल टैक्स का अमाउंट है और 30 स्टेट टैक्स का अमाउंट है। आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स बराबर होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट जो है 80 हो गया। तो ये भी शीट वैलिडेट करती है और अगर मैं वैलिडेट शीट को बटन को क्लिक करूंगा तो वो उसको वैलिडेट कर देगा और नो एरर्स फाउंड दिखाएगा। तो चूंकि हमने टेबल 3 भर दिया है, अब हम टेबल 4 भरने की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे यहाँ पे 4MN टेबल जो है वो क्लिक करना है। आपको ख्याल रखना है कि टेबल 3 शीट में मुझे आज करंट मंथ का सारा डाटा यहाँ पे डालना है। मतलब ये हुआ कि इस महीने का जो भी डाटा है वो डालूंगा मैं यहाँ पे, और शीट 4MN में जाके जो भी प्रीवियस मंथ का जो डाटा था उसको मैं चेक करूंगा, उसको मैं ठीक करूंगा। तो मैंने 4MN शीट को दबाया और मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें कि मुझे ओरिजिनल डिटेल्स देने पड़ते हैं और यहाँ पे मुझे रिवाइज डिटेल्स भी देने पड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले किस महीने पे मैंने किस महीने का डिटेल्स मैं अमेंड कर रहा हूँ, उसका टैक्सेबल पीरियड क्या था, वो किस जीएसटीआईएन का मैं अमाउंट डिडक्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, और अमाउंट जो मैंने पहले टैक्स कितने में डिडक्ट किया था वो मैं यहाँ पे भरूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कॉलम से मैं रिवाइज डिटेल सारी भरूंगा कि मैंने किस जीएसटीआईएन, अगर जीएसटीआईएन बदलना है तो मैं जीएसटीआईएन डालूंगा, अगर मुझे मुझे रिवाइज करना है वो मैं डालूंगा, अमाउंट कितना डालना है वो मैं डालूंगा, टैक्स का अमाउंट चेंज करना है तो वो मैं डालूंगा। तो ये सारे बटन्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल
करके इसमें डाटा भरूंगा और वैलिडेट शीट बटन को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। मतलब मैंने क्या किया, जो भी पुरानी डिटेल्स थी वो मैंने दी और जो भी नई डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे दी। उसके बाद मैंने वैलिडेट शीट बटन किया तो कोई एरर होगा तो वो इस कॉलम में आ जाएगा, कोई एरर नहीं होगा तो वो मेरी शीट को वैलिडेट कर देगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब जनरेट जेसॉन फाइल कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे गो होम बटन पे क्लिक करेंगे। गो होम बटन पे क्लिक करने पे ये हमारा पहला शीट खुल जाएगा, पहला टैब खुल जाएगा। अगर आप देखें होम में मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे एक गेट समरी बटन है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे गेट समरी बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं गेट समरी बटन को क्लिक करूंगा तो ये जो टेबल थ्री टेबल शीट 3 और शीट 4 में जो मैंने डिटेल्स भरी थी वो मेरी यहाँ पे समरी के तौर पे यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन में जाके देखें, गेट समरी बटन करने पे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ डाली थी उसका ग्रांड टोटल आ गया, टेबल 3 की समरी आ गई और टेबल 4 की समरी यहाँ पे आ गई। तो इस समरी को मैं रिव्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो मेरे पास डाटा है और जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है वो सेम है कि नहीं, या कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद ये करने के बाद मुझे क्या करना है कि मैं वापस जो है अपने होम सेक्शन में मुझे क्या करना है, ऊपर में जाके जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड क्लिक करना है। तो चूंकि पहली बार हम जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड कर रहे हैं तो मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। मैंने गेट समरी बटन का इस्तेमाल किया, डाटा मेरे पास आ गया, मैंने सारा डाटा चेक कर लिया, सारा डाटा करेक्ट निकला। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड क्लिक करूंगा। मतलब ये है कि अब मैं फाइल को अपलोड करना चाह रहा हूँ। आप इस बात का ख्याल रखें कि आप फाइल को कई बार भी अपलोड कर सकते हैं। आप उसको चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि अपना रिटर्न जो है टाइम पे आप फाइल करें। तो जब मैं जनरेट जेसॉन फाइल बटन को क्लिक करता हूं तो वो क्या करता है, वो हमसे पूछता है कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं। तो और वहां पे जाके मैं उसको सेव कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकता हूँ, और वरना ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म के द्वारा एक पर्टिकुलर पेज पे सेव हो जाती है। उसके बाद वो मुझे बताता है कि ये फाइल बन गई है और यहाँ पे ये अवेलेबल है और इस फाइल का नाम है। इसके बाद वो ये मैसेज भी देता है कि आप अपलोड कर सकते हैं फाइल को जीएसटी पोर्टल पे। अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि www.gst.gov.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे सर्विसेज लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद मुझे रिटर्न डैशबोर्ड को क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं आगे जा सकूँ। आप चाहें तो सर्विसेज के द्वारा भी रिटर्न डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मुझे फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड देखना पड़ेगा और सर्च दबाना पड़ेगा। उसके बाद ये टाइल्स खुल जाती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, आप इसको कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपके पास दो बटन आते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो चूंकि मैं टीडीएस डिडक्टर हूँ तो मेरे पास केवल ये टाइल खुलेगी, और इस पे आपको ड्यू डेट भी नजर आती है कि किस पीरियड का आपका ड्यू डेट है। तब प्रिपेयर ऑनलाइन तब क्लिक करते हैं जब आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो चूंकि जेसॉन फाइल हमने बनाई है उसको हमें अपलोड करना है तो प्रिपेयर ऑफलाइन बटन को मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद वहां पे एक अपलोड का बटन खुल जाता है। मुझे यहाँ पे वो बोलता है कि अपनी फाइल को चूज करें। तो आपने पहले देखा था उस फाइल को हमने कहीं कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। मैं चूज फाइल को क्लिक करता हूँ और उस पोजीशन में जाता हूँ, जहाँ उस जगह जाता हूँ जहाँ पे मैंने उसको कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, और वहां पे उसको क्लिक करके ओपन को क्लिक करता हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे एक ओपन बटन है, मैं ओपन बटन को क्लिक करता हूँ और वो फाइल यहाँ पे अपलोड होने के लिए अपलोड हो जाती है। तो अगर मेरी कनेक्टिविटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि फाइल कितनी तेजी से अपलोड होती है। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आता है जिसको आप पढ़ें, योर जेसन फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। क्योंकि जेसन फाइल अपलोड हुई है तो इसको फिर से वैलिडेट किया जाता है। मतलब कि जो जीएसटीआईएन हमने भरा है वो एक्टिव है कि नहीं ये देखा जाता है, और बाकी सब वैलिडेशन यहाँ पे चेक किए जाते हैं। तो आपको ये मैसेज भी देता है कि आप 15 मिनट के बाद आए। तो ये मैसेज है कि आप 15 मिनट के बाद आए क्योंकि आपकी फाइल आ गई है और उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे दो बटन आपको नजर आएंगे, अपलोड मतलब जहाँ पे आपने अपलोड किया है, डाउनलोड मतलब जहाँ पे आप डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री में अगर मान लीजिए मैंने 4 फाइलें अपलोड की हैं तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे नजर आएंगी, किस डेट को अपलोड किए हैं, किस टाइम को अपलोड किए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे स्टेटस देखें, इन प्रोग्रेस नजर आ रहा है कि ये मेरे अभी अपलोड जो है वो प्रोग्रेस पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया है, स्टेटस को प्रोसेस बता रहा है, मतलब कि जो भी मैंने दिया था वो प्रोसेस हो गया है। यहाँ पे एरर रिपोर्ट नील आ रही है, मतलब ये कि मेरी जो फाइल थी उसमें कोई एरर नहीं पाया गया और वो सारी फाइल एकदम करेक्ट है। तो कोई एरर इसमें नहीं आई है। अगर मान लीजिए कुछ एरर होती है तो यहाँ पे मैं
उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ, जिसको हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमने अपलोड किया था, इस स्थिति में जब हमारी रिटर्न प्रोसेस हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो अब मैं इस डाउनलोड बटन का इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद डाउनलोड क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, जनरेट जेसॉन फाइल। जैसे ही मैं जनरेट जेसॉन फाइल क्लिक कर रहा हूँ, तो एक मैसेज आता है, यूर रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, काइंडली वेट फॉर 20 मिनट। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो मैंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है उसकी डिटेल्स में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं उस रिटर्न्स को, उसकी डिटेल्स को डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि वो डाउनलोड होने लगेगी फाइल, उस फाइल को क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे डाउनलोड के सेक्शन में, इस नाम से देखिए यहाँ पे सेव हो गई है। इसको ओपन करने के लिए मुझे यूटिलिटी खोलना पड़ेगा, और इस बार मुझे ये बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओपन डाउनलोडेड GSTR7 जेसॉन फाइल। पहले हमने इस फाइल का इस्तेमाल किया था जेसॉन फाइल क्रिएट करने के लिए। अब मैं इस बटन का इस्तेमाल करूंगा कि जो अपलोड हो गई, एरर फ्री थी, उनको मैं यहाँ पे प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो और उसके बाद मुझे जाके अपना लोकेशन देखना पड़ेगा, जो डाउनलोडेड फाइल कहाँ है, उसको जाके क्लिक करना पड़ेगा, और उसका डाटा जो है यहाँ पे मुझे अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डाउनलोडेड एरर फाइल, मान लीजिए कि मैंने अपलोड किया और कुछ एरर आ गया, तो फिर क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन आता है, जनरेट एरर रिपोर्ट, की इसमें जो भी, मान लीजिए मैंने 10 डाटा अपलोड किया, उसमें से 6 डाटा प्रोसेस हो गया, 4 डाटा में एरर आ गया, तो 4 डाटा को मैं जनरेट एरर रिपोर्ट के द्वारा मैं कर सकता हूँ। मुझे 6 डाटा जो मैंने अपलोड किया है, एकदम सही अपलोड किया है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 4 डाटा मेरे से गलत अपलोड हुआ है, उसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जनरेट एरर रिपोर्ट में क्लिक करूंगा। उससे क्या होगा, एक मैसेज मेरे पास आ जाता है कि आपने जो एरर रिपोर्ट के लिए इनिशिएट किया प्रोसेस, वो आ गया है, और जब आप सक्सेसफुल जनरेट करोगे तो उसको आप व्यू कर सकते हो। उसके बाद अगले पेज में जाएंगे, तो यहाँ पे एक ब्लू बटन हो गया, डाउनलोड एरर रिपोर्ट की लिंक आ गई, आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी एरर रिपोर्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर जगह जाके वो सेव हो जाती है, इसका एरर रिपोर्ट का नाम भी हो जाता है। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने टूल को खोलिए और ओपन डाउनलोडेड एरर जेसॉन फाइल पे क्लिक कीजिए, और जिस फाइल को आपने जहाँ पे रिटर्न सेव करके रखा हुआ था, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, और वो यहाँ पे ओके बटन को दबा दें, तो आपकी जो डाउनलोडेड एरर है वो यहाँ पे आ गई। और आप चाहेंगे तो जीएसटी पोर्टल वैलिडेशन एरर, लास्ट कॉलम में ये दिखाता है कि क्या गलती है। इसमें ये दिखा रहा है कि जो डिडक्टी का नाम है वो गलत है, मतलब इसके GSTIN में मैंने कुछ गलत भर दिया है, इसी कारण वो अपलोड नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको करेक्ट करूंगा, और उसके बाद वैलिडेट शीट बटन को दबाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई एरर नहीं है। फिर मैं उसी शीट में जाऊंगा, वहां पे जाके मैं उसको, आपको नहीं देखा होगा प्रोसेस, मैं होम में जाके जनरेट समरी करूंगा, और जेसॉन फाइल को क्लिक करके मैं उसको जेसॉन फाइल बना के फिर से अपलोड कर दूंगा। मतलब ये हुआ कि मैंने अब डाटा अपलोड किया, 6 डाटा अपलोड हो गया, 4 डाटा में एरर आ गई, उस 4 डाटा को मैंने फिर से डाउनलोड किया, इस टूल में मैंने उस डाटा को खोला, इसका प्रोसेस हमने देखा, और उसके बाद मैंने उसको करेक्ट करके फिर से वैलिडेट करके फिर से जेसॉन फाइल को बनाई। अब हम देखते हैं कि प्रीव्यू रिटर्न क्यों करने की आवश्यकता है। आपने जैसे देखा था, सर्विसेज मेनू में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में जाएं, अपना फाइनेंशियल और रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करने के बाद अब आप प्रिपेयर ऑनलाइन बटन दबाएंगे। अभी तक हम जितना प्रोसेस हमने ऑनलाइन बताया था, वो प्रिपेयर ऑफलाइन बटन में दिखाया था कि डाटा कैसे अपलोड होता है, डाटा कैसे डाउनलोड होता है, और एरर फाइल कैसे हैंडल की जाती है। अब हम देखेंगे कि चूंकि मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे कुछ गड़बड़ हुई है, क्या है डाटा, क्या है, कैसा मेरा रिटर्न दिखता है, तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन बटन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो भी मैंने डिटेल्स भरी हैं, उसका ब्रीफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, और नंबर ऑफ डाटा, या हमने GSTIN जिनके अगेंस्ट डाटा डाला है, वो यहाँ पे मुझे अवेलेबल होगा। इसके अलावा हम मेरा GSTIN, मेरा लीगल नाम, मेरा ट्रेड नेम, और स्टेटस ऑफ द रिटर्न पीरियड एक्सेट्रा, वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा। इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR7 बटन को क्लिक करूंगा, और मैं अपने इस ड्राफ्ट को देख सकता हूँ। इसमें मैं कैसे इसको फाइल कर सकता हूँ, इसके लिए हमारा एक अलग वेबिनार है, जो कि हमारे GSTN के यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चूंकि हम प्रीव्यू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR7 को क्लिक करते हैं, तो आपका रिटर्न का एक प्रीव्यू आ जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या गड़बड़ है, कि कुछ चेंज कर तो नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा, लगभग सारा काम हो गया। अब हम केवल FAQs और GSTR7 बचा है, जिसको हम देखते हैं कि फाइलिंग जो है वो केवल ऑनलाइन होता है,
ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा आप टेबल 3 और टेबल 4 को केवल भर सकते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, लेकिन डिटेल्स ऑफ टेबल 3 और टेबल 4 को आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द डाटा एंट्री और बिजनेस वैलिडेशन जो है इनबिल्ट है ऑफलाइन यूटिलिटी में, जैसे हमने देखा था। मैक्सिमम 10,000 रोज की एंट्री आप एक यूटिलिटी में कर सकते हैं। अगर आपकी एंट्रीज इससे ज़्यादा है तो आप 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल करके अपने सारे डाटा को अपलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आपको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन भरें, जेसॉन फाइल को क्रिएट करें, फिर उसको अपलोड करें। आप कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते और डेसिमल में वैल्यू डाल सकते हैं जो कि सिस्टम के द्वारा राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि डुप्लीकेट जीएसटीएन का आप नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट अलाउड। अमाउंट पे टू डायरेक्टली ऑन विच टैक्स स्टार कॉलम में आप एक जीएसटीएन का एक सिंगल कंसोलिडेटेड एंट्री करेंगे। मान लीजिए उसके साथ मैंने 5 ट्रांजेक्शन की, उसको 5 पेमेंट की है, तो उसकी केवल एक एंट्री ही मैं करूंगा। और इनकरेक्ट डाटा का अगर कोई है उसका बटन का इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो डिलीट ऑप्शन जो हमने यूटिलिटी में दिया है वो उसको डिलीट करने के लिए दिया गया है जो डाटा ऑलरेडी पहले से वहां पे अवेलेबल था। इसके अलावा कुछ फॉर्मेट जो हम अपलोड करने पे चेक करते हैं वो जीएसटीएन का स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, डुप्लीकेट एंट्रीज, ये हम यूटिलिटी में ही चेक कर लेते हैं। पोर्टल में बची हुई चीजें हम उसको चेक करते हैं कि जीएसटीएन वैलिड है कि नहीं है। आप कॉपी पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड ऑप्शन का अगर आप फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं तो ऐड ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। और फाइल नेम का लोकेशन जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये डूज ऑफ ऑफलाइन यूटिलिटीज हैं। कुछ डोंट्स भी हैं कि कोई रोज आप बीच में नहीं छोड़ें, नहीं तो उसके बाद का रो जो है वो छोड़ दिया जाता है, यूटिलिटी उसको कंसिडर नहीं करेगा जेसॉन फाइल बनाते वक्त। और ओ और जीरो का इस्तेमाल आप प्रॉपरली करें, ओ की जगह जीरो ना डालें या जीरो की जगह ओ ना डालें। डुप्लीकेट जीएसटीएन और फिर डिडक्टी ना डालें। और आप डिलीट ऑप्शन का फर्स्ट टाइम अपलोड में मत इस्तेमाल करें। और वैलिडेट शीट बटन को हमेशा क्लिक करें ताकि आपकी जो है डाटा प्रॉपरली वैलिडेट हो जाए। और एक्सटेंशन को आप चेंज नहीं करें, फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं लेकिन डॉट जेसॉन का फाइल जो है वो आप उसको चेंज नहीं करें। इसके अलावा देखिए हमारे पास फेसबुक का है, जीएसटी का फेसबुक, और हमारा यूट्यूब का चैनल है। ये सारे वेबिनार जो हम कर रहे हैं वो हमारे जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। ये वेबिनार जल्दी हम इंग्लिश में लेकर आएंगे और इस वेबिनार के विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी हम इसको लेकर आएंगे। और इसके साथ ही ये हमारा वेबिनार समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।